Hello everyone, welcome to this video. This is the part 2 video of the chapter 5 of biology class 12th NCERT. सो बेसिकली इसमें हमने इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन को स्टार्टिंग में देख रखा था कि क्या बेसिकली उसमें चीज़ें हैं। तो हम एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं। हमने इसमें पढ़ा था कि मेंडल के बारे में, ठीक है, उन्होंने कैसे स्टार्ट किया था ये पी प्लांट पे, जो उन्होंने इनहेरिटेंस और वेरिएशंस को अच्छे से जानने के लिए जो सैम्पलिंग साइज़ ली थी वो बहुत ज़्यादा ली थी। और फिर कैसे हमने वन जीन के लिए इनहेरिटेंस देखा तो हमें ये पता था कि डोमिनेंट ट्रेट था। उन्होंने कुछ को डोमिनेंट का नाम दिया, कुछ को रेसेसिव का नाम दिया। अब उसे कैसे दिया, तो पहले इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन उन्होंने देखा और उसकी वजह से उन्होंने कुछ लॉज दिए, ठीक है। तो वो लॉ देने के वजह से वो लॉ कैसे दिया, तो उन्होंने पहले क्या किया कि पेरेंट प्रोजेनी थी, पेरेंट से प्रोजेनी बनने के लिए पहले हमने क्रॉस करवाया, उसे हम F1 जनरेशन का नाम देते हैं। देन उसी पर्टिकुलर जीन्स को हम सेल्फ पॉलिनेट करवाते हैं और उसकी वजह से हमारा F2 जनरेशन मिलता है। F2 जनरेशन में हमारा रोल आएगा पुनेट स्क्वायर का, जो कि हम आज इस वीडियो में देखेंगे। ओके, सो ये था क्विक रिकैप एंड लेट्स स्टार्ट। हमने ये चीज़ देख लिया था ना, जो सेकेंड पैराग्राफ है ऑफ दी 71 पेज नंबर, कि मेंडल बेसिकली सेल्फ पॉलिनेट करवाते हैं, ठीक है। तो उससे क्या उनको क्या मिलता है पुनेट स्क्वायर में, हम वो बहुत ढंग से देख लेंगे कि बेसिकली उनको 4 बॉक्सेस में से 3 बॉक्सेस उनको मिलते हैं टॉल प्लांट के और 1 बॉक्स मिलता है डॉफ प्लांट के। और वो ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं वो डॉफ प्लांट ब्लेंड नहीं हुआ था, वो मिक्सअप नहीं हो गया था, वो था वहाँ पे बट वो दिखा नहीं पाया, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो रेसेसिव जीन था, ना कि एक डोमिनेंट। अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। तो बेसिकली हाँ, इस पेज में कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि जेनेटिक और जीन्स और इन सब से रिलेटेड, जो कि आपको जाननी चाहिए। सी, सबसे पहला जो है वो है जीन्स और अलील्स। तो मेंडल ये कहते थे, मेंडल ने ये प्रपोज किया था कि कोई ऐसी चीज़, उन्होंने उस समय प्रपोज किया था, ये बात ध्यान देने की, कि जब आप डीएनए और जीन का कोई भी आविष्कार नहीं हुआ था, ठीक है। तो उन्होंने ये चीज़ कहा था कि बेसिकली कोई ऐसी चीज़ है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाती है, गैमेट्स के थ्रू जाती है, और उस चीज़ को उन्होंने फैक्टर्स का नाम दिया था, जबकि आज हम उसे जानते हैं कि वो चीज़ जीन्स होती हैं। और अब जैसे कि हमने देखा कैरेक्टर, कैरेक्टर क्या, जैसे कि स्टेम हाइट हो गया, पॉट का कलर हो गया, फ्लावर का कलर हो गया, ये सब चीज़ें जो हैं वो एक कैरेक्टर हैं और उनके 2 ट्रेट थे। जैसे कि स्टेम हाइट में एक टॉल था, एक ड्वार्फ था, है ना। फ्लावर के कलर में वायलेट हो गया और एक वाइट हो गया। तो ये जो बेसिकली 2 ट्रेट हैं उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के, वैसे ही वो कैरेक्टर को दिखाने के लिए उसका एक जीन होता है। जैसे स्टेम हाइट को दिखाने के लिए उसका एक जीन होगा और उस जीन के 2 अलील्स होंगे, यानी कि उस ट्रेट को दिखाने के लिए 2 अलील्स होंगे। कैरेक्टर के 2 ट्रेट और जीन्स के 2 अलील्स। एक अलील एक ट्रेट को बताएगा, एक अलील दूसरे ट्रेट को बताएगा, यानी कि एक अलील होगा टॉलनेस के लिए, एक अलील होगा डॉफनेस के लिए। यही सेम सी चीज़ है, सिंपल सी चीज़ है, यही सब कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो आपको पता होनी चाहिए। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। सो ये सब चीज़ें ना आपको तब बहुत ही क्लियरली समझ में आएगा जब मैं पुनेट स्क्वायर बना के बताऊंगी कि क्या होमोजाइगस है और क्या हेट्रोजाइगस है। अभी तक के लिए ये जान लीजिए कि होमोजाइगस वो चीज़ होता है जो एकदम सेम होता है, सेम हूबहू, ऊपर में भी और अंदर भी। यानी कि जो इंसान टॉल है उसके अगर जीन्स में भी दोनों कैपिटल टी प्रेजेंट है तो वो होमोजाइगस है। लेकिन कोई बंदा है वो टॉल है, लेकिन उसके अंदर जो प्रेजेंट जीन्स है वो कैपिटल टी और एक स्मॉल टी है, क्योंकि जो टॉलनेस है वो एक डोमिनेंट कैरेक्टर है, डोमिनेंट ट्रेट है। तो इस वजह से क्योंकि एक कैपिटल टी उस इंसान में प्रेजेंट है तो वो इंसान तो टॉल होगा, बट दैट इज़ नॉट होमोजाइगस टॉल, दैट पर्सन इज हेट्रोजाइगस टॉल। तो ये एक थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। फिर जीनोटाइप और फिनोटाइप में क्या आता है, तो जीनोटाइप मीन्स, देखो टर्मिनोलॉजी जो साइंस की होती है ना वो बेसिकली आपको पता चल जाएगी उसके नाम से। तो जीनोटाइप, टाइप इज यू नो वेराइटीज एंड जीनो इज लाइक जीन से रिलेटेड। तो जो चीज़ें भी आपको जीन से पता चलेगी, जो आपको जेनेटिकली पता चलेगी, वो जीनोटाइप हो गया उसका। और जो चीज़ फिनोटाइप, फिनोटाइप यानी कि मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी मतलब आपको पता ही होगा, 11th क्लास में आपने देखा था मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स, यानी कि जो चीज़ आप बाहर से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जो आपको पता है, आप देख सकते हैं आराम से, जैसे कि टॉलनेस है, डॉफनेस है, किसी का कलर है वायलेट है कि वाइट है, किसी के आइज का कलर ब्लैक है या ब्लू है, ये पर्टिकुलर चीज़ आप देख सकते हो, तो ये फिनोटाइप हो गया, ठीक है। अब उसके अंदर जीन्स क्या प्रेजेंट होंगे, वो जीनोटाइप हो गया। नाउ द डोमिनेंट एंड रेसेसिव, डोमिनेंट सिंपल सी बात है, वो पर्टिकुलर कोई अलील जो कि इतना केपेबल हो कि उसके साथ अगर कोई और भी कोई अलील हो बट वो अपने आप को एक्सप्रेस करे, तो वो डोमिनेंट फैक्टर हो गया। और वो जो रेसेसिव वो होता है जिसमें उसको
अपने आप को प्रोड्यूस करने के लिए, अपने आप को दर्शाने के लिए एक और वैसे ही चीज़ की ज़रूरत होगी, यानी कि वो दोनों सेम होना चाहिए, उस टाइम वो रेसेसिव हो गया। जैसे कि डॉफनेस यानी कि जो रेसेसिव हो गया, उस कैरेक्टर को दिखाने के लिए कि मैं हूँ, रेसेसिव हूँ, तो उसको दोनों स्मॉल टी चाहिए होगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया। ओके, सो मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस। हाँ, तो बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। सो इट इज़ बेसिकली अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस तब जबकि हम कोई एक कैरेक्टर को लेके ही पुनेट स्क्वायर बना रहे हैं, एक ही कैरेक्टर को लेके हम इनहेरिटेंस बता रहे हो। अगर हम दो कैरेक्टर लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने स्टेम की हाइट ले ली और फ्लावर का कलर भी ले लिया, या फिर हमने स्टेम की हाइट ले ली और पॉट का कलर ले लिया, तो वो डाईहाइब्रिड क्रॉस हो जाएगी। यानी कि हमने दो कैरेक्टर्स को क्रॉस करवा के देखा है कि रिजल्ट क्या आ रहा है। ठीक है, अब ये सब चीज़ें वही है बेसिकली, ये सब जो फेनोटाइपिक रेशियो है ये एनसीईआरटी ने आपको बता रखा है कि इसमें कैसे है पुनेट स्क्वायर। इस चीज़ को मैं आपको सिंप्लीफाइड तरीके में बता दूंगी। सो उसके बाद जो है, हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि टेस्ट क्रॉस क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि शॉर्ट नोट्स में या फिर कुछ क्वेश्चंस में रिलेटेड उससे पूछ लिया जाता है ना। बेसिकली टेस्ट क्रॉस क्या है, ये चीज़ जानने के लिए अगर मान लीजिए जैसे मैंने आपको बताया ना कि कोई जो होमोजाइगस भी हो सकता है टॉल, या हेट्रोजाइगस टॉल भी हो सकता है, यानी कि वो डोमिनेंट कैरेक्टर होमोजाइगस भी हो सकता है और हेट्रोजाइगस भी हो सकता है। लेकिन रेसेसिव हमेशा ही हमेशा चाहे कुछ भी हो जाए वो होमोजाइगस ही रहेगा, तभी वो अपने आप को शो ही कर पाएगा। क्योंकि अगर वो हेट्रोजाइगस हो गया और उसके साथ कोई डोमिनेंट अलील आ गया तो ऑब्वियसली उसे अपने आप को शो नहीं कर पाएगा। सिंपल सी बस यही बात है। अब इसी बात को समझने के लिए, जैसे इसी बात को जानने के लिए कि बेसिकली फिनोटाइप हमें तो इंसान वो टॉल दिख रहा है या वो पर्टिकुलर पी प्लांट टॉल दिख रहा है, वो उसके अंदर जीन्स कौन सा प्रेजेंट है, होमोजाइगस कि हेट्रोजाइगस। अगर होमोजाइगस होगा तो उसके आने वाले प्रोजेनीज में सब लोग टॉल होंगे क्योंकि उसके पास होमोजाइगस टॉलनेस है। लेकिन अगर उसके पास हेट्रोजाइगस टॉल होगा तो कोई ना कोई एक, जैसे कि पुनेट स्क्वायर जब हम बनाएंगे तो हमारा एक जैसे ड्वार्फ निकलेगा। ठीक है, तो वैसे ही पर्टिकुलर उसका उस पेरेंट का प्रोजेनी में कोई एक ऐसा हो सकता है जो ड्वार्फ कैरेक्टर भी दिखाए। तो ये चीज़ जानने के लिए हम टेस्ट क्रॉस करवाते हैं। टेस्ट क्रॉस में कुछ नहीं करते हैं हम, वो पर्टिकुलर जो भी जिसके भी बारे में हमें जानना है कि वो पर्टिकुलर का जीनोटाइप क्या है, फिनोटाइप देखते हुए वो डोमिनेंट कैरेक्टर का, तो हम उसे लेंगे और उसके साथ क्रॉस करवाएंगे कि रेसेसिव पेरेंट को। यानी कि हमने एक टॉल प्लांट ले लिया और एक ड्वार्फ प्लांट ले लिया। ड्वार्फ प्लांट में हमें पता है वो होमोजाइगस है, हम टॉल का नहीं पता है। अब उसके जीन्स को निकालने के लिए हम कुछ नहीं करते हैं, सिंपल। ठीक है, उसके बाद हम उसे क्रॉस करवाएंगे। अगर उसमें सारे के सारे जो भी कैरेक्टर्स हम जिसके लिए भी निकाल, जैसे इस बुक में एनसीईआरटी में तो उसने फ्लावर के कलर के लिए ले लिया है, तो अगर आप इसमें देख सकते हैं कि अगर सारे के सारे फ्लावर्स डोमिनेंट ट्रेट को ही दिखा दिए, यानी कि वो सारे के सारे वो प्लांट होमोजाइगस टॉल था या होमोजाइगस वायलेट कलर था। अगर जैसे कि अगर मैंने इस जगह को मैं इस जगह के लिए टेस्ट क्रॉस में अगर स्टेम की हाइट को ही ले लेती हूँ, तो अगर सारे के सारे जो प्लांट्स हैं वो टॉल दिखे तो यानी कि वो होमोजाइगस टॉल था, और अगर उसमें आधे टॉल दिखे आधे ड्वार्फ दिखे यानी कि वो हेट्रोजाइगस टॉल था। बस यही है। ओके, तो अभी लॉ जानने के से पहले हम एक पुनेट स्क्वायर बना लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम समझेंगे कि लॉ क्या कहता है। तो लेट्स स्टार्ट। अब हम जानेंगे कि बेसिकली पुनेट स्क्वायर कैसे बनाते हैं और उसका यूज़ क्या है। तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, हम जो भी पूरा स्टेप्स है वो हम पहले देखते हैं। ठीक है, तो वो स्टेप्स के लिए हम पहले पेरेंट जनरेशन लेते हैं। पेरेंट जनरेशन में एक कैपिटल टी को हम स्टेम हाइट, हम बेसिकली स्टेम हाइट कैरेक्टर को ही लेके करें ताकि एनसीईआरटी से भी आपको मदद मिल सके। तो कैपिटल टी क्या होगा, उसकी डोमिनेंट कैरेक्टर को दिखाएगा। कोई भी अल्फ़ाबेट का कैपिटल लेटर उसके डोमिनेंट ट्रेट को दिखाता है और उसी पर्टिकुलर लेटर का स्मॉल वर्जन यानी स्मॉल लेटर वो उसका रेसेसिव ट्रेट को बताएगा। ये आपको ये उसके सेट ऑफ रूल्स है पुनेट स्क्वायर बनाने के लिए, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करवाएंगे, कुछ नहीं, इसमें क्रॉस। ऑब्वियसली क्रॉस करवाने के बाद आपको क्या मिलने वाला है, F1 जनरेशन। बिल्कुल सही, F1 जनरेशन में क्या मिला आपको, ये रिजल्ट। और ये आप ध्यान दे सकते हैं कि एक हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट है। ठीक है, हम F2 जनरेशन फिर लेंगे। F2 जनरेशन के लिए क्या आएगा, हम F2 जनरेशन में क्या करवाते हैं, सेल्फ पॉलिनेट करवाते हैं। बिल्कुल, और सेल्फ पॉलिनेट कैसे होता है, सेम वही जो रिजल्ट है F1 जनरेशन का उसी को आपस में सेल्फ पॉलिनेट करवाना ही F2 जनरेशन होता है। तो मैं इसे मिटा देती हूँ, देन विल सी कि F2 जनरेशन में पुनेट स्क्वायर कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो अब मैं बताती हूँ कि हमें F2 जनरेशन में बेसिकली क्या मिला था, कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, हमें F2 जनरेशन में मिला था। अब मैं आपको पहले पुनेट स्क्वायर बनाना सिखा देती हूँ, फिर उसके बाद हम एक और तरीका देखेंगे।
पुनः स्क्वायर बनाने के लिए कुछ नहीं करना होता है, एक नॉर्मल बॉक्स, जैसे कि हम बचपन में मल्टीप्लिकेशन यूज़ कर सकते थे। कैपिटल टी स्मॉल टी एक तरफ लिखेंगे हम उसके कॉलम में और एक तरफ रो में लिखेंगे, ठीक है। ये लिखने के बाद हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे जो उस बॉक्स के रो और कॉलम में आ रहा होगा सेम। कैपिटल टी इसमें आया, कैपिटल टी स्मॉल टी इसमें आया, इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी सेम आया और फिर स्मॉल टी आया। यानी कि आप देख सकते हैं कि आपको 3 जो है बॉक्सेस उसमें टॉल दिख रहा है क्योंकि तीनों में कैपिटल टी प्रेजेंट है। और एक लास्ट जो ये बॉक्स है ये बस एक है जो कि ड्वार्फ बताता है, बाकी तीनों के तीनों बॉक्सेस आपको टॉल बताते हैं। हाँ, अब मैं आपको इसके जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो बताना सिखा देती हूँ कैसे आपको रेशियोज लिखने हैं। बेसिकली जीनोटिपिक रेशियो के लिए तो कुछ नहीं करना है, जो आपको जीन्स दिख रहे हैं ना जिस भी फॉर्म में, जो सेम दिख रहा है उसको एक ही जगह पे लिख देना है और जो अलग अलग दिख रहा है उसको अलग अलग लिख देना है। जैसे कि आपको कैपिटल टी एक ही दिख रहा है तो वो अलग है, उसको लिख दिया। अच्छा, इसमें ये डॉट बनाने में मुश्किल है तो मैं ऐसे कर देती हूँ, ठीक है, आप समझ जाएगा। कैपिटल टी स्मॉल टी ऐसे हो गया और फिर लास्ट में स्मॉल टी, ये तीनों सबसे डिफरेंट यही है। ये कितना है 1 है, ये कितना है 2 है, ये कितना है 1 है, बस ये इसकी रेशियो 1:2:1 आ गई, ठीक है। अब अगर मैं आपको फिनोटिपिक रेशियो लेने के बारे में बताऊं तो फिनोटिपिक रेशियो में आपको ये ध्यान देने की बात है बस कि हम कभी भी जीन का फिनोटिपिक रेशियो नहीं लिखते हैं, वो चीज़ का फिनोटिपिक रेशियो लिखते हैं जो चीज़ हमें दिख रही होती है। यानी कि फिनोटिपिक रेशियो लिखने के टाइम पे हमें टॉल और ड्वार्फ का रेशियो लेना है, जो चीज़ हमें दिख रहा है। अब टॉल भले वो हेट्रोजाइगस टॉल है पर वो टॉल तो है। और हाँ, ये बात ध्यान रखने की, हेट्रोजाइगस टॉल का मतलब ये नहीं कि वो थोड़ा सा ज़्यादा छोटा हो गया टॉल प्लांट से, या होमोजाइगस टॉल से वो थोड़ा छोटा होगा, डॉल से थोड़ा बड़ा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। सेम टॉलनेस मतलब वो सेम ही हाइट का होगा। होमोजाइगस टॉल जो हेट्रोजाइगस टॉल होगा दोनों की हाइट सेम होगी, ठीक है। उससे कोई लेना देना है, उसके फिनोटाइप में कोई अंतर नहीं आने वाला है। बस अंतर यही आता है हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस से कि उसके आने वाले प्रजननी में क्या चांसेस हैं कि उसमें उसके ऑफस्प्रिंग टॉल होंगे या ड्वार्फ होंगे, बस। तो इसमें टॉल हुए 3 और इसका जो ड्वार्फ का रेशियो हो गया वो कितना हो जाएगा 1। ऑब्वियसली 1 ही ड्वार्फ है, 3:1। ये आया आपका फिनोटिपिक रेशियो। अब आपके फिनोटिपिक रेशियो के बाद मैं आपको जो दूसरा तरीका है वो बता देती हूँ कि कैसे एक और तरीका है वो आप कैसे कर सकते हैं। कुछ नहीं करना होता उसके लिए, जो हमने F2 जनरेशन के लिए लिखा है सेल्फ पॉलिनेशन के लिए उसी को वापस लिख दीजिए। ये पहला, जैसे ये ना एक काइंड ऑफ मैथमेटिक्स ही है, ये पहले वाले को ले लीजिए कैपिटल टी और दोनों दूसरे वाले से मिला दीजिए, फिर दूसरे वाले को लीजिए और दूसरे वाले से दोनों से मिला दीजिए। यानी कि टोटल आपका यही बनेगा जो आपको पुनेट स्क्वायर से बना था और हमारा वही रिजल्ट आया सेम, ठीक है। यही सेम चीज़ है, एक नॉर्मल सी चीज़ पुनेट स्क्वायर क्या होती है। होप सो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम लास्ट में चलते हैं उस चीज़ पे जो कि इसके वजह से लॉ दिया गया है। मेंडल ने जो लॉ दिए थे आफ्टर F1 F2 जनरेशन को देखने के बाद, इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन देखने के बाद उन्होंने जो लॉ दिए थे हम उसको देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अब हमने सब कुछ देख लिया पुनेट स्क्वायर, तो अब हम इसके लॉज देखते हैं कि मेंडल ने इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन में कौन से लॉज दिए थे, ठीक है। सो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, हम ये चीज़ जान चुके हैं बट एक बार मैं फिर भी बता देती हूँ, ठीक है। कैरेक्टर्स जो होते हैं बेसिकली वो एक डिस्क्रीट यूनिट जो कि फैक्टर से कंट्रोल्ड होते हैं। ऑब्वियसली जीन्स ही हैं वो फैक्टर्स, अब हम उसे जीन्स कहते हैं, तो वही जीन्स ही कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं और इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशंस के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तभी तो जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। नाउ द सेकंड पॉइंट उन्होंने ये कहा कि फैक्टर्स ऑकर इन पेयर्स, ऑब्वियसली जीन्स ऑकर इन पेयर जिसके 2 पेयर्स अलील होते हैं। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स में से कोई एक पेयर डोमिनेंट होता है और कोई अदर रेसेसिव होता है। तो सही बात है, कोई एक अलील किसी डोमिनेंट ट्रेट के लिए होता है और कोई दूसरा अलील रेसेसिव ट्रेट के लिए होता है, ये हमें सब कुछ पता है, ठीक है। इसी डोमिनेंट और रेसेसिव की वजह से जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमें 3:1 का रेशियो देखने को मिला था F2 जनरेशन में, ये भी हमने देख चुका है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, जो दूसरा लॉ है वो यही कहता है कि जो भी चीज़ें हमने देख रखी ना वो आपस में ब्लेंड नहीं हुई थी। ऐसा नहीं था कि जो रेसेसिव ट्रेट था वो F1 में नहीं शो हुआ था, तो वो ऐसा नहीं था कि ब्लेंड हो गया था, वो कहीं मिक्स हो गया था या कहीं गायब हो गया था, वो था वहाँ पे, बट क्योंकि उसे एक होमोजाइगस अलील की ज़रूरत थी साथ में अपने आप को शो करने के लिए, बस इसी वजह से वो अपने आप को शो नहीं कर पाया था, वरना वो वहाँ पे प्रेजेंट था, ना ही वो ब्लेंड हुआ था। यही है मेंडल्स के 2 लॉ जो कि इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन को बताते हैं, और इसे आपको वैसे ही याद रखना है जैसे कि वो लॉ लिखा हुआ है, क्योंकि लॉ जो होता है वो किसी साइंटिस्ट ने दे रखा होता है, तो आप उसे अपने हिसाब से मैनिपुलेट नहीं कर सकते। सो अगर आपके एग्जाम्स में जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो वैसे ही लिखेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द पुनेट स्क्वायर, जो भी जेनेटिकल टर्म्स थे और इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन में जो भी लॉज थे।
सो अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो देन टू प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू।